Hello guys, in the last lecture we have started with microeconomics. In that we have started with chapter number 1, that is introduction. So in the last lecture we have covered the four main topics in this chapter, that is economic problem, central problem, positive and normative economics, and micro and macroeconomics. Okay, in this lecture we will discuss about PPC, that is production possibility curve, and this is very most important question दैट कैन बी फॉर्म्ड इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पीपीसी. तो पीपीसी का क्या मतलब है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी शॉर्ट फॉर्म पीपीसी. ठीक है, अब इसके ना बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे मतलब 4 to 5 नेम्स हैं इस चैप्टर में हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर पेपर में कोई भी नेम आ रहा है मतलब यही है कि हम पीपीसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इसके 3 4 5 नाम हैं, जैसे कि पीपीएफ. पीपीसी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो पीपीएफ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. क्या? फ्रंटियर. एक हो जाता है इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. एक नाम हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, एक नाम हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री. ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री कहाँ से आया हमारे पास? पीपीबी से. बी क्या होल्ड करेगा? बाउंड्री. ठीक है, तो एक पीपीसी है, एक पीपीबी है, एक पीपीएफ है. सारे ही क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फ्रंटियर, बाउंड्री. इन्हीं से बने हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री. ठीक है, तो इसके डिफरेंट नेम जो हमने डिस्कस करे. अब इसमें जो हमने डिस्कस कर लिए, इनमें से अगर कोई भी नाम आपको पेपर में सैम्पल पेपर से मिलते हैं तो मतलब क्या है, हम पीपीसी की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ द सेम थिंग. ओके, तो अब चलते हैं डिफाइनिंग पीपीसी. अब सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे पीपीसी होता क्या. ठीक है, आपने मैथ्स में ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी है, आपको ग्राफ के पॉइंट्स लॉट होते हैं, उसको आप ग्राफ पे डिनोट करते हैं. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो पीपीसी के अंदर भी ना क्या है, ये पीपीसी जो है ना वो भी एक ग्राफ है. और ग्राफ पे जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ना, ये जो ग्राफ बना और पॉइंट्स प्लॉट करें हमने ये पॉइंट, तो इससे जो कर्व आया इस कर्व को कहते हैं पीपीसी. ठीक है, अब ये कर्व किन चीज़ों से बन के आया इसको हम बात करते हैं. तो सबसे पहले तो ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब मैं बात करती हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की. हमें ग्राफ पे प्लॉट क्या करना है जिससे हमारे पास पीपीसी आ जाएगा. ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये ऑफ वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू प्रोडक्ट्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ गिवन रिसोर्सेज. कि इकोनॉमी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए इकोनॉमी को, उनका हम फुल एफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब फुली यूज़ कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो उससे 2 प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं. और 2 प्रोडक्ट्स की जितनी भी हम पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं ना, कि क्वांटिटी मतलब एक्स की इतनी, वाई की इतनी, एक्स की इतनी, वाई की जितनी भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं ना, उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को जो 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं किससे? रिसोर्सेज से, जो रिसोर्सेज गिवन है विद दी उनके फुल एंड एफिशिएंट यूज़ से. ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं पीपीसी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ 2 प्रोडक्ट्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम full and efficient use of given resources, that is known as PPC, that is production possibility curve. ठीक है, तो हमने इसके अनदर नेम कर लिए. ठीक है, कि अनदर नेम जो हम बुला सकते हैं पीपीसी की जगह, और साथ में हमने कर लिया इसका डिफ़ाइन, कि डिफ़ाइन मतलब डेफिनेशन क्या है पीपीसी की. ठीक है, तो अब हम चलते हैं. अब देखो, जब भी हम पीपीसी बनाएंगे ना, ये पीपीसी बनता है. ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. ठीक है, ये तो ये पीपीसी बनता है ना, तो हमें जब भी करेंगे तो हमें कुछ एजम्पशंस अपने माइंड में रखनी है. कैसी एजम्पशंस? कि अगर ये एज्यूम करें, मतलब करना ही पड़ेगा, अगर पीपीसी बनाना है तो हमें ये कुछ एजम्पशंस हैं, इनको अपने माइंड में रखने वाइल मेकिंग पीपीसी, सो दैट कि अगर एज्यूम करते हैं ना हम कुछ चीज़ों को, तो कुछ फ़ायदे के लिए करते हैं. क्यों? जिससे कि हर किसी का पीपीसी सेम है, मतलब सेम का इन सेंस कि किसी में भी डिस्पैरिटीज़ ना हो. ठीक है, कोई भी गलत चीज़ ना हो जाए. ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं. तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है? कि देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जो हमने पहले ली थी
वही हम अब भी लेंगे। कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी में। जैसे कि आज आपने एक पीपीसी ड्रॉ करा, कुछ सेम प्रोडक्ट्स का, सेम रिसोर्सेज का, ये बना। अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो जाएगी ना, अगर हम यही सेम चीज़ें 10 दिन बाद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, तो इम्प्रूवड ही पीपीसी आएगा। बट हम अगर 10 दिन बाद भी वही चीज़ बना रहे हैं तो हमें टेक्नोलॉजी सेम ही रखनी है। हमें ये नहीं करना कि टेक्नोलॉजी हमने डिफरेंट यूज़ कर लिया फिर पीपीसी का कंपैरिजन करें। नहीं, कंपैरिजन कैसे कर सकते, जब कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वल स्टैंडर्ड्स पे करेंगे ना। तो सेम ही टेक्नोलॉजी, कोई चेंज नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। सेकेंड, 2 प्रोडक्ट जो हमें रिसोर्सेज गिवन है, जितने भी रिसोर्सेज हमें गिवन है, सारे रिसोर्सेज से ना हम सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, एक्स एंड वाई। नो थर्ड प्रोडक्ट्स इज फॉर्म, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन, हमें 2 ही प्रोडक्ट बनाने, हम तभी पीपीसी को कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड, फुल एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स। अब इसका क्या मतलब, मैंने बात करी थी रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ना ही अंडर ना ही ओवर, ठीक है। तो फुल यूटिलाइजेशन। फोर्थ की बात करें, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। हमें ये रिसोर्स दिया, हमें ये दिया, ये दिया, ये, इससे 2 प्रोडक्ट बने एक्स रुपये। तो ये सारे रिसोर्सेज आपस में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। सबकी एफिशिएंसी, सबका तरीका अलग है, सब एक अपने इंडिविजुअल एफिशिएंट है, ना कि सेम एफिशिएंट, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों को, इन एजम्पशंस को ध्यान में रखेंगे तो हम पीपीसी बनाएंगे और कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पीपीसी की टैबुलर रिप्रेजेंटेशन प्लस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कि पीपीसी का हमें टेबल दे रखी है या हमें टेबल बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, और उन्हीं पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है एट अ ग्राफ। तो हम उस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, जिससे हमारे पास क्या डेरिवेशन आ जाएगी, पीपीसी की, ठीक है। तो हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो कि है ये है पीपीसी की टैबुलर रिप्रेजेंट। अगर पेपर में आता है शेड्यूल के साथ या टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के साथ पीपीसी को दिखाओ, तो आपको टैबुलर या शेड्यूल बोला जाएगा, तो आपको यही बनाना है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कैसे भी एग्जांपल ले। मैंने अपनी तरफ से लेट करके कि एग्जांपल, लेट एग्जांपल है, एज्यूम्ड एग्जांपल, आप इसके जगह कोई भी फिगर्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पीपीसी के बारे में। तो अगर हम पीपीसी के बारे में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं 4 चीज़ें हैं हमारे पास ऊपर पर्टिकुलर्स में। वीट दैट इज़ गुड वाई, मशीन दैट इज़ गुड एक्स, एक है एमओसी, एक है एमआरटी। तो इन दो जो चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम वीट और मशीन्स की बात करते हैं, ठीक है। अब हमें 2 गुड्स दिए हैं, वीट और एक मशीन, दैट इज़ गुड वाई एंड गुड एक्स। तो हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि अगर गुड वाई इतना लिया तो गुड एक्स इतना लेंगे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ना पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, ठीक है। अब कैसी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। पॉसिबिलिटी ए, बी, सी, डी, ई, एफ। आई बात समझ। तो अगर हम 15 यूनिट्स ले रहे हैं वाई के, तो हम एक्स के 0 ले रहे हैं। ये 14 ले रहे हैं तो ये 1 ले रहे हैं। 12 to 2, 9, 3, 5, 4, 0, 5। इतनी बात समझ आई। तो ये हम ऐसे ले रहे हैं वीट, वाई एंड मशीन्स, ठीक है। अब मैं बात करते हैं, देखो आपने ये देखा ये डिक्रीज़ हो रहा है, और देखा ये तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा क्यों। अब देखो, जब भी हम पीपीसी बनाते हैं हमें पता है हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज है लिमिटेड, रिसोर्सेज की स्कैसिटी है। जब रिसोर्सेज की स्कैसिटी है तो एक गुड दैट इज़ गुड एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें गुड वाई की जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज़ करना है, उससे रिसोर्सेज लेके शिफ्ट करने हैं टू गुड एक्स। यहाँ से हमने एक लिया तो यहाँ एक इंक्रीज़ किया, यहाँ से हमने 2 लिए तो यहाँ एक इंक्रीज़ हो, यहाँ से 3 तो 1, 4 तो 1, 5 तो 1। इतनी बात समझ आई, 5 to 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें हमेशा जब भी शिफ्टिंग करेंगे, जब भी सैक्रिफाइस करेंगे ना गुड्स को, तो 1 मोर एंड मोर गुड्स नीड्स टू बी सैक्रिफाइस, नॉट 1, नॉट सेम अमाउंट ऑफ गुड टू बी सैक्रिफाइस, बट मोर एंड मोर। पहले हमने 1, फिर 2 सैक्रिफाइस किया, फिर 3 सैक्रिफाइस किया, फिर 4 सैक्रिफाइस किया, फिर 5 सैक्रिफाइस किया, फिर 6 सैक्रिफाइस। तो हमने लगातार सैक्रिफाइस करा, तब जाके हमारे पास एक एडिशन गुड एक्स आया, ठीक है। तो इसलिए ये इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए ये डिक्रीज। दीज आर दी कॉम्बिनेशन, दीज आर दी पॉसिबिलिटीज़ जो हमें प्लॉट करनी। जब हम इन पॉसिबिलिटीज़ को प्लॉट कर लेंगे तो हमारे पास कैसा ग्राफ आ जाएगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। यही पॉइंट्स मैंने प्लॉट करे हैं, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट्स की प्लॉटिंग एक बार समझा देती हूँ कि कैसे करें। तो सबसे पहले देखो, हमने करा 0 पे,
15, ठीक है। हमने वहाँ दिखाया था कि गुड वाई जो है 15 है और गुड एक्स जो है 0, तो 0,15 प्लॉट कर दिया। फिर ये हो गया 1,14, फिर नेक्स्ट हो गया 2,12, फिर हो गया 3,9, फिर हो गया 4,5, फिर हो गया 5,0। बात समझ आई। ये हमने प्लॉट किया, ये गुड एक्स था, ये गुड वाई था, ये 2 यूनिट्स पे बने, 1 यूनिट्स पे बने, तो हमें दिख गया ये सारे पॉइंट्स ऑन दी वी। जब इनको हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, पीपीसी। और पीपीसी कैसे आते हैं, फुल एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स। जितने भी पॉइंट्स हैं सारे रिसोर्सेज का फुल एंड एफिशिएंट यूज़ हो रहा है जो भी पीपीसी के ऊपर आते हैं। लेकिन जो पीपीसी के बाहर है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये कितने भी पॉइंट्स जो है, ये एच पॉइंट सबसे पहले, ये सारे अनअटेनेबल है, ये हम अटेन नहीं कर सकते। क्यों अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है रिसोर्सेज फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज से, मतलब कि इनका फुल एंड एफिशिएंट यूज़ नहीं है, ओवर यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज का, ये कभी भी अटेनेबल सिचुएशन नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद जो अंदर के पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये जी पॉइंट है, वो है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। हमें पता है पीपीसी में हमेशा फुल एंड एफिशिएंट, तो हम अंडर यूटिलाइजेशन कर ही नहीं सकते। जब करेंगे तो वो पॉइंट अंदर आएगा, ना कि। तो इतनी बात समझ आई, जो अंदर का पॉइंट है वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जो बाहर का पॉइंट है वो अनअटेनेबल है, दैट इज ओवर यूटिलाइजेशन है, ठीक है। और जो ऑन दी पीपीसी है वो क्या है, फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और यही माने जाते हैं। ये प्लॉटिंग होगी, तो इसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपीसी, ठीक है। वो टैबुलर थी, ये ग्राफिकल है, ठीक है। अब मैंने टेबल आपको समझाई, एक ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीज़ डिक्रीज़ समझाई, ठीक है। अब हमने बात करी, मैंने कहा था ये लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो अब बताती हूँ मैं कि एमओसी क्या होता है, एमआरटी। आपको फॉर्मूला तो दोनों का दिख ही रहा है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, दैट इज़ चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स, ठीक है। यही फॉर्मूला, लेकिन ये आर है, दैट इज़ रेशियो, दैट इज़ रेट, ठीक है। रेट कह लो, रेशियो कह लो, इसलिए हमने इसको रेशियो की फॉर्म में शो करा है और इसको एक चेंज की फॉर्म में शो करा है, ठीक है। अब हमने गुड वाई ऊपर क्यों लिया और गुड एक्स नीचे क्यों लिया, इसका रीज़न, तो इसका रीज़न ये है, जो एमओसी होता है, जो एमआरटी, वो होता है चेंज इन गुड सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गुड नेक्स्ट, ठीक है। क्या मतलब हुआ, जो चेंज इन गुड है सैक्रिफाइस का, जो सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं गुड अनदर गुड के लिए, तो वो ऊपर आता है, और दूसरा जो हम गेन कर रहे हैं वो नीचे आता है, दैट इज़ यूनिट्स ऑफ गुड सैक्रिफाइस, चेंज इन यूनिट्स ऑफ गुड सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ गुड गेन, ठीक है। उसको कहते हैं एमओसी, उसको कहते हैं एमआरटी, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ओके। तो अब मैं इसकी बात करूँ, एक मशीन है, एक वेट है, हमने देखा चेंज, यहाँ पर तो नील आएगा क्योंकि यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसमें 1 का चेंज था, इसमें 1 का, तो 1/1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 1 का है, तो 2/1 इज़ 2। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, दैट इज़ 3/1 इज़ 3। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4/1 इज़ 1 और 4, एंड यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो 5/1 इज़ 5, ओके। और एमआरटी सेम ही है, नील, ये पे 1/1 था तो 1 वाई इज टू 1x, यहाँ पर 2/1 था, 2y इज टू 2x 1x, 3y इज टू 1x, 4y इज टू 1x, 5y इज टू 1x, ठीक है। तो रेशियो, रेट, एमआरटी समझ आया, एमओसी समझ आया। अब लेट्स डिफाइन एमआरटी एंड एमओसी। तो एमओसी होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रेफ़र करती हूँ कि रेफरिंग टू नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, मतलब कि जो हम उन यूनिट्स को लेंगे जो हमने सैक्रिफाइस करें टू द गेन, जो हमने एक एडिशनल यूनिट गेन किया, उसको कहते हैं एमओसी, दैट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमें क्या कॉस्ट पड़ी, ठीक है। रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी इज़ नोन एज एमओसी, ठीक है। इतनी बात समझ आई, वो हमने आपको एक्सप्लेन करा, फॉर्मूला बता दिया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब आते हैं एमआरटी। एमआरटी होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? रेट या रेशो at which units of good y that is sacrificed to produce additional unit of good है, वो units y के लेने हैं जो sacrifice करे हैं to produce एक additional unit लेना है good x का, that is change in units of good x और sacrifice upon change in units of gain कि वो वाला gained वाला लेंगे। ठीक है, ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ये भी हमेशा इंक्रीजिंग है इन केस ऑफ पीपीसी। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग है पीपीसी बनेगा कॉनकेव, और अगर ये डिमिनिशिंग है तो ये कॉन्वेक्स बन जाता है पीपीसी, और ये अगर कांस्टेंट है तो पीपीसी भी कांस्टेंट बनेगा। लेकिन पीपीसी केस में हमेशा कॉनकेव दैट इज़ इंक्रीजिंग एमआरटी होता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है रिसोर्सेज में। ठीक है, क्योंकि हम इक्वली एफिशिएंट नहीं है रिसोर्स, एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे से हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है रिसोर्सेज की, दैट्स वाई। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब मैंने बताया था ये पीपीसी है, तो पीपीसी की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ पीपीसी इज़ नोन एज एमआरटी। इस पे ही इसके इंक्रीज, इसके डिक्रीज और इसकी कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि पीपीसी की शेप कैसी आएगी। ठीक है, वैसे हमेशा कॉनकेव शेप होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी की मैं बात करूँ तो पहली प्रॉपर्टी पीपीसी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और नेगेटिवली स्लोप। ठीक है, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेफ़्ट टू राइट। अब हम लेते हैं, देखो हमने बनाया था ये, देखो यहाँ से बनाया था हमने ऐसे, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये लेफ़्ट टू राइट, ये नेगेटिवली स्लोप, इसी को पीपीसी कहा था, यही तो पीपीसी था। तो हाँ, हमेशा ये यही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्कैसिटी है, रिसोर्सेज आर नॉट दैट मच, हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा स्कैसिटी है। अब एक गुड की प्रोडक्शन बनाने के लिए दूसरे गुड की हमें सप्लाई कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो सप्लाई है वो कम करनी पड़ती है। देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड अलोंग पीपीसी कैन ओनली बी इंक्रीज बाय शिफ्टिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द अनदर गुड। ठीक है, इस वजह से जो है पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट राइट, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई की वजह से, क्योंकि स्कैसिटी रिसोर्सेज की। ओके, सेकंड फीचर की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो पीपीसी ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन। जो पीपीसी है ना, वो हमेशा कॉनकेव शेप बनता है, ना ही कॉन्वेक्स बनेगा और ना ही स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग एमआरटी ऑलवेज इंक्रीजिंग है, दैट्स वाई पीपीसी इज कॉनकेव। एमआरटी क्यों इंक्रीजिंग है? क्योंकि ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटी, thus to produce an additional unit of the product one more and more units have to be shifted from good sacrifice good to the gain good, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें शिफ्ट करने पड़े। 1 करा था, फिर 2 करा, फिर 3 करा, फिर 4 करा, फिर 5, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। इस वजह से जो है इंक्रीजिंग एमआरटी, देयरफॉर कॉनकेव शेप। ठीक है, और एमआरटी जब डिक्रीजिंग होगा तो कॉन्वेक्स शेप, और एमआरटी अगर कांस्टेंट होगा तो कॉनकेव शेप ऑफ कांस्टेंट शेप ऑफ पीपीसी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बात समझ आई, प्रॉपर्टी समझ आई। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केस ऑफ पीपीसी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इन केस ऑफ पीपीसी की अगर मैं बात करती हूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है शिफ्टिंग कंसेप्ट ऑफ पीपीसी। कि शिफ्टिंग कंसेप्ट क्या होता है? एक है शिफ्टिंग, एक है रोटेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी। जो शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट है उसमें एक राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है पीपीसी, एक लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्टिंग क्यों होगी? ग्रोथ इन रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज में इंक्रीज है तो राइटवर्ड शिफ्टिंग होती है, और रिसोर्सेज में फॉल है तो लेफ्टवर्ड। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल, जैसे हमारे में इंक्रीज़ हो रहे स्किल लेवल तो थे, लेकिन पहले 100 थे, अब 200 हो गए, तो काम अच्छा होगा, बढ़िया काम होगा, ज़्यादा काम होगा, तो राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी हमारे पीपीसी की। समझ आई? ग्रोथ इन रिसोर्सेज, ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, इनफ्लो ऑफ एफडीआई, ज़्यादा एफडीआई आने लगेगा, राइटवर्ड शिफ्टिंग। अच्छा, फॉल इन रिसोर्सेज से हमारा पीपीसी जो अंदर की तरफ गिर जाएगा, दैट इज लेफ्टवर्ड। अब इसका मतलब है जैसे स्किल लेबर 100 थे, 50 हो गए, डेथ हो गई, मर गए, स्ट्राइक पे चले गए, कुछ भी हो गया। डिक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, डिक्रीज इन एफडीआई, तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, अब मैं रोटेशन की बात कर, रोटेट करेगा एक साइड से, या तो
एक्स की साइड से रोटेट करा या वाई की साइड से, ठीक है। रोटेशन की होती है चेंज इन टेक्नोलॉजी, वो था ग्रोथ इन रिसोर्स, ये चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर वाई की टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है तो वाई अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और गुड एक्स की इंक्रीज़ हो रही है तो गुड एक्स जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे डिक्रीज़ हो रही है तो इनवर्ड शिफ्टिंग एंड डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो जाता है। तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इधर इन गुड एक्स और इधर इन गुड वाई विल रिजल्ट इन दिस, दैट इज़ ये हमारा पीपीसी था। गुड, देखो ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी है। गुड वाई की जो है हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज, तो ये अपवर्ड शिफ्टिंग होगी गुड वाई के, यहीं से बना गुड एक्स, तो लेकिन ये अपवर्ड, ये हमारा ओरिजिनल है। और गुड एक्स की हमारे पास इंक्रीज को गुड वाई यहीं से बनेगा, और गुड एक्स में राइटवर्ड शिफ्टिंग। समझ आ गया, ये चेंज इन टेक्नोलॉजी था, राइट रोटेशन कंसेप्ट। अब आपको अगर रोटेशन कंसेप्ट समझ आ गया, आपको शिफ्टिंग कंसेप्ट समझ आ गया, आपको डेफिनेशन समझ आ गई, आपको ग्राफ बनाना आ गया, उसकी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई, तो अब हम इम्पॉर्टेंट केसेस ऑन पीपीसी कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट केसेस में मैं 10 केसेस डिस्कस करूँगी जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट। इनमें से एक ना एक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो अगर आपको ये आता है अच्छे से तो आप इसको अच्छे से कर सकोगे। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से नहीं आते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो वीडियो पॉज करके उन कंसेप्ट को फिर से एक बार देखिए और फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो पहला लेते हैं, पहला केस लेंगे कि क्लीन इंडिया मिशन। अब क्लीन इंडिया मिशन में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि एनवायरनमेंट को क्लीन करो, साफ़ सुथरा रखो, अपने आस पास हर चीज़ सफाई रखो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता है कि आपका जो हेल्थ है इंक्रीज़ होगी, आपकी हेल्थ जो इम्प्रूव होगी, आपकी हेल्थ में जो डिजीज़ थे, जो डिजीज़ लगेंगे वो कम होंगे, बट आपकी हेल्थ जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़, आप ज़्यादा काम करना लगोगे। जब आपका काम ज़्यादा हो जाएगा देयर विल बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर सेल्फ, आपकी ही बेटर, इसका क्या मतलब आपकी बेटर यूटिलाइजेशन का, कि ह्यूमन रिसोर्स की बेटर यूटिलाइज, जब बेटर यूटिलाइजेशन होने लगती है ना तो पीपीसी के अंदर जो काम चल रहा है ना वो ऑन दी पीपीसी हो जाता है, जो इनसाइड दी पीपीसी से ऑन दी पीपीसी चला जाता है, मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू ऑन दी पीपीसी हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्लीन इंडिया मिशन, ठीक है। इससे जो है बेटर यूटिलाइजेशन होगी। सेकंड की बात करूँ, जन धन योजना। अब जन धन योजना में गवर्नमेंट ने कहा कि हर हाउस होल्ड का कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। लोगों ने खुलवाना शुरू करा सस्ते उस पर, तो खुलवाया तो बैंक डिपॉजिट्स तो बढ़ेंगे, इंक्रीज इन बैंक रिवॉर्ड, दैट इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, देयरफॉर राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम उनके लिए जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके स्किल्स है, सब कुछ है, सर्टिफिकेशन है, बट उनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम कि अब उन लोगों को हम काम देंगे, अब उनकी बेटर यूटिलाइजेशन होने लगेगी। पहले कुछ नहीं कर रहे थे, अब कुछ करके दिखा रहे हैं, तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो इसकी वजह से मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू ऑन दी पीपीसी चला जाएगा, ठीक है, जब ऑन दी पीपीसी हो गया। फोर्थ की बात करें मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट कह रही है कि बाहर से लाके ना तुम इंडिया में बनाओ, तो बाहर से आएंगे तो एफडीआई बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इंक्रीज इन रिसोर्स होगा, तो देयरफॉर राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी। फिफ्थ की बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन में लोगों को स्किल्स मिलेंगी, ह्यूमन रिसोर्स इंक्रीज होगा, प्रोग्रामिंग बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी, ठीक है। 6, इकोनॉमिक स्लो डाउन इन दी वर्ल्ड में मंदी चल रही है, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट से इफेक्ट हो रहा है, मतलब इंडिया को एक्सपोर्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कम होगी, एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी लोगों की, अंडर यूटिलाइज जो काम करने लायक लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलेंगी, ठीक है, उनकी जॉब चली भी जाएंगे, तो ऑन दी पीपीसी से हम इनसाइड पीपीसी वर्क करने लगेंगे, ठीक है। 7th करेंगे ड्यू टू अर्थक्वेक और अ लॉट ऑफ पीपल डाइड एंड फैक्ट्री। अर्थक्वेक आया, बहुत से लोग मर गए, मतलब ह्यूमन रिसोर्स कम हो गया, फैक्ट्रीज ख़त्म हो गई, तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। अब अंडर यूटिलाइजेशन होने लग रही है रिसोर्सेज, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो पीपीसी ऑन काम कर रहा था, अब वो इनसाइड काम करेगा। मिशन इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष मिशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कह रही है कि अब सस्ते दाम पे लोगों को वैक्सीन, जो पुअर महंगी वैक्सीन की वजह से वो लगवा नहीं पा रहे थे, वो भी लगवा पाएंगे, अब हर कोई लगवा पाएगा वैक्सीन ईजी प्राइस पे।
तो लेस प्राइस पे जब बना पा रहे हैं, वैक्सीन लगवा पा रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट किसकी होगी, एग्जिस्टिंग फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स से इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो इनसाइड टूवर्ड्स दी पीपीसी हो जाएगा, ठीक है, अंदर से वो अंधी, तो बेटर यूटिलाइजेशन होने लगेगी ना एग्जिस्टिंग की। फोर्थ सॉरी 10th की बात करें तो डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने 10,500 के नोट्स बैन कर दिए। जब बैन हो गया ना रिसोर्सेज का, तो इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो बहुत गंदा था, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, तो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। लेकिन लॉन्ग टर्म की बेस पे सोचे ना, जब ब्लैंक मनी आ गया गवर्नमेंट का, अच्छे यूटिलाइजेशन होने लगेगी उस मनी की, तो लॉन्ग रन के लिए ये अच्छा बन के राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 केसेस थे पीपीसी के। ये यहाँ पर पीपीसी का कंसेप्ट फुली ख़त्म होता है कि जो हमारा पीपीसी था ना, वो क्या था, पीपीसी की डेफिनेशन क्या थी, उसको और क्या क्या नाम से आप बुला सकते हो। ठीक है, तो पीपीसी के बारे में हम जितना भी डिस्कस कर सकते थे ना, हमने करा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट केसेस भी, और भी कोई एग्जांपल हो, और भी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन राइट टू मी। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक जो है ना, वो बच गया, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैसे तो हमने थोड़ा बहुत कवर कर लिया, बट थोड़ा सा एक बार इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर, कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक ईजी वे में याद रखना है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि अगर आप मार्केट गए, 2 ड्रेसेस दिख रही हैं, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं ब्लैक वाली ड्रेस लूँ या पिंक वाली, तो आपने लेकिन लास्ट में फाइनल करा कि मैं ब्लैक लूँगी, लेकिन आपने क्या छोड़ा, पिंक वाली छोड़ी, इसीलिए ब्लैक ली। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, पिंक का ब्लैक, जो आप लेके आए। ठीक है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो वी नो दैट रिसोर्सेज आर स्कैर्स। ठीक है, सोसाइटी ऑलवेज फोर्स टू मेक चॉइसेस। हमारे पास ना पैसे नहीं थे इतने, जब हम मार्केट गए थे ना, हमारे पास सिर्फ 1000 रुपीज़ थे, 1000 में 2 ड्रेसेस आ रही थी, तो या तो वो लेंगे या तो एक छोड़नी पड़ रही। जब हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, तो हमें चॉइस बनानी पड़ती है कि हमें ये लेना है कि ये लेना है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या लेना है। तो जो छोड़ रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम ले लेते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज कैश है, तो हमें चॉइस करनी है। To produce more of goods, a certain amount of another good has to be sacrificed। अगर किसी और चीज़ का गुड प्रोड्यूस करना है, तो एक गुड को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ट्रू कॉस्ट जो है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन एनी गिवन प्रोजेक्ट इज द लॉस ऑफ ऑल्टरनेटिव, कि हमें एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव को लॉस करना, एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को तो लॉस करना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं। तो यही है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको 2-3 एग्जांपल के उससे समझते हैं कि होती क्या एग्जैक्टली। तो देखो, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और इससे हम फैक्ट्री चला रहे हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज़ हाउसेस। अब देखो, हमारे पास ना एक लैंड थी है, और इस लैंड पे हमने एक फैक्ट्री को बिल्ड करा। ठीक है, इसमें हमने लेबर लगा दी, कैपिटल लगा दी, ह्यूमन रिसोर्स लगा दी, बहुत कुछ लगा दिया इसको फैक्ट। लेकिन इस जगह पे हमें घर भी तो, इसको फैक्ट्री की जगह हम इसी लैंड पे घर भी तो बना सकते थे। तो हाउसेस की जगह हमने एक फैक्ट्री बनाई। तो फैक्ट्री की बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, हाउस, जो कि इकोनॉमिक कॉस्ट है हमारी, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यू आर वर्किंग इन अ बैंक। हमें बैंक में काम कर रहे हो, 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है तुम्हारी। ठीक है, यू रिसीव 2 मोर जॉब ऑफर, तुम्हें 2 जॉब ऑफर है, एक 30,000 का है पर मंथ की, एग्जीक्यूटिव की जॉब कर लो इस कंपनी में जाके 30,000 पर मंथ। एक तुम्हारे पास आया 35,000 का, दैट इज़ पर मंथ एज अ जर्नलिस्ट। तो तुम दोनों में से कौन सी जॉब प्रेफर करोगे, 35,000। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा की है। ठीक है, तो तुम्हारा बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव या इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी, तुम्हारी होगी 30,000 वाली। समझ आई ये बात, कि तुम्हारी जो 30, तुम इन दी गिवन के जो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वर्किंग इन अ बैंक इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो गया, 35,000 की बैंक की जॉब जो ले रहे हो, जो तुम्हारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आ रहा है, वो तो 35,000 आ रहा है ना। ये तो नहीं तुम प्रेफर करोगे, प्रेफर तो यही करोगे। तो 35,000 इज दी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट। ठीक है,
अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तुमने 20,000 का कुछ नहीं, तुम्हारे पास 20,000 रुपये पैसे हैं, मार्केट में गए, एक एलईडी टीवी भी लेना तुम्हें, एक लैपटॉप। अब है तो 20,000, दोनों चीज़ें तो आ नहीं सकती, तो लोगे तो एक। तुम्हें डिसाइड करना तुम क्या ले रहे हो। तुमने डिसाइड किया कि तुम लैपटॉप ले रहे हो, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, एलईडी टीवी। तो अपॉर्चुनिटी क्या कौन सी होगी, एलईडी टीवी होगी। तो सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी आर ऑलवेज फोर्स टू मेक चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव कमाई। हमारे ज़्यादा पैसे होते तो दोनों लेते, रिसोर्स मतलब पैसे कम थे तो हमें एक में से चॉइस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, जो यूनिट 1 का चैप्टर 1 था इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये ख़त्म होता है यहीं पर। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई और टॉपिक समझना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन राइट टू मी। ओके, तो ये हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम में समझा, लेक्चर 1 सेंट्रल प्रॉब्लम, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एंड माइक्रो एंड, और लेक्चर 2 में हमने पीपीसी समझा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, इसकी डेफिनेशन, इसके अनदर नेम, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके शेड्यूल एंड डायग्राम को समझा। एंड साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंट 10 केसेस कर लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके साथ मैंने एक छोटा सा टॉपिक समझा दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। कई बार ना इस पर छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड आता है, जैसे मैंने कराया है वैसे ही। ठीक है, तो इस यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन या अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगे, और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो यू कैन राइट टू मी। अगर आपको ये कंटेंट वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।